Hello plus 1 class. Today we are going to start our next topic, that is westernization and tradition. And this topic is on page number 240 in your NCERT book. So today's topic is westernization and tradition. तो प्रीवियस टॉपिक से हम एक बात कर रहे थे कि जो जापान है वो अब मॉडर्नाइज होने जा रहा है या मॉडर्नाइजेशन कर रहा था उस टाइम पीरियड पे। एंड हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल वर्कर की भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी और जो मीजी रिस्टोरेशन हुआ था उसमें बहुत बेनिफिशियल थिंग्स भी हुई थी, लेकिन कुछ वर्स्ट थिंग भी जो थी पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई थी। जैसे उन्होंने डेमोक्रेसी की डिमांड की थी लेकिन जो नेशनलिज्म था वो उनके ऊपर थोपा जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वेस्टर्नाइजेशन और ट्रेडिशन का। वेस्टर्न मतलब जो यूएसए कंट्रीज़ का जो कल्चर हो गया या यूरोपियन कंट्रीज़ का जो कल्चर हो गया, वेस्ट का जो कल्चर हो गया, उसकी बात यहाँ की गई है। और ट्रेडिशन मतलब जब हम अपने ही कल्चर और ट्रेडिशन की बात करते हैं। तो जो जापान था वो जैसे पहले आइसोलेट था, फिर उसने इंटरनेशनल लिंक बनाने शुरू कर लिए थे। तो अब जो जापान की सक्सेसिव जनरेशन थी ना, वो जनरेशन क्या चाहती थी, वो ये चाहती थी, यानी वो जापान के रिलेशनशिप जो थे दूसरी कंट्रीज़ के साथ उसको वो बहुत ही डिफरेंट एंगल से देखती थी। बहुत डिफरेंट व्यूज़ था अबाउट जापानीज़ relations with other countries। उन्हें मतलब अल्टीमेटली उन्हें जो ये एक्सपेंशन वर्क था काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो बहुत ही पॉजिटिव थे इस चीज़ के लिए। तो उनका जो मतलब था वो ये कहना चाहते थे, जो कुछ लोग थे वो ये कह रहे थे, उनका ये मानना था कि जो यूएसए है और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, उस टाइम पीरियड पे ये जो कंट्रीज़ थी ये हाईएस्ट सिविलाइजेशन या हाईएस्ट सिविलाइज्ड कंट्रीज़ मानी जाती थी। हाईएस्ट सिविलाइज्ड नेशंस ये माने जाते थे। और जापान भी चाहता था कि हम लोग एशिया को छोड़कर, यानी जो करैक्टरिस्टिक्स जापान के अंदर थे या जापान के जो फीचर्स थे वो एशियन फीचर्स थे। अब वो चाहते थे कि वो एशिया फीचर्स को छोड़ के, एशिया करैक्टरिस्टिक्स को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर के करैक्टरिस्टिक्स को अडोप्ट करे। क्या करे? अडोप्ट करे, यानी वो भी पार्ट बन जाए किसका? वेस्ट का, ना कि एशिया का। तो ये ऐसी जो सोच थी वो सोच किसकी थी? सक्सेसिव जनरेशन की थी। पहले वाली जो जनरेशन थी वो ऐसा नहीं सोचती थी। जो यंग जनरेशन हो रही थी या जो आने वाली जनरेशन थी उनके पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे हुआ करते थे, ऐसा कहा गया है। तो वो वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करना चाहते थे, वेस्टर्नाइजेशन को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। तो जो नेक्स्ट इनके बाद की जो जनरेशन आई उनका ये मानना था, जो नेक्स्ट जनरेशन आई थी उसने क्या लगा दिया था? क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। किस बात पे? वेस्टर्नाइजेशन पे। उसने कहा था कि क्यों हम किसी और का जो कल्चर है वो अडॉप्ट करें, क्यों हम किसी वेस्टर्न आइडियाज़ को जो है अडॉप्ट करें। हमें क्या करनी चाहिए? वैल्यू करनी चाहिए नेशनलिज्म की, यानी हमें अपनी ही कंट्री की जो कंट्री के फीचर्स हैं या हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो कंट्री की एबिलिटी है, फीचर्स हैं, अच्छी बातें हैं, हमें उसको बिल्टअप करना चाहिए, यानी उसकी वैल्यू करनी चाहिए, ना कि किसी और का कल्चर अडॉप्ट करके हमें उसके पीछे पीछे चलना चाहिए। हमें अपने खुद के टैलेंट को क्या करना चाहिए? एडमायर करना चाहिए। तो ये जो बात थी ये इस जनरेशन के बाद जो जनरेशन आई थी उसकी ऐसी थिंकिंग थी। तो इसी बात पे एक फ़िलासफ़र हुआ करते थे, उन्होंने भी अपनी बात कही। उस फ़िलासफ़र का जो नाम था दैट इज़ मियाके सेत्सुरी। इनका जो लाइफ स्पैन था दैट इज़ 1860 टू 1945। उन्होंने ये कहा था, यानी इस फ़िलासफ़र का भी ये मानना था कि हर नेशन का अपना एक टैलेंट होता है, यानी हर नेशन को
हर नेशन का या हर पर्सन का अपना एक टैलेंट होता है। तो अगर हम यहाँ नेशन की बात कर रहे हैं तो नेशन ग्रुप ऑफ पीपल के लेके चलेंगे, यानी जो जापानीज़ लोग थे उनमें भी अपना कोई टैलेंट है। हमें दूसरों के टैलेंट को अडॉप्ट करने की बजाय हमें अपना टैलेंट अडॉर्न करना चाहिए, यानी हमें उस टैलेंट को और निखारना चाहिए, उसे और सुंदर बनाना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो हमारे टैलेंट को देखकर हमारी हिस्ट्री के बारे में या हमारे कल्चर के बारे में जानने के लिए ईगर हो, ना कि इसलिए कि जो जापान था उसने भी वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो किया। तो यहाँ पे जो टारगेट किया गया वो टारगेट किया गया ट्रेडिशन को, यानी इट्स ओन ट्रेडिशन, हमारे खुद के ट्रेडिशन और कल्चर को यहाँ पे फोकस किया गया। हमें इसकी क्या करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए। इसी फिलोसफर ने ये कहा कि अगर कोई पर्सन डिवोट कर रहा है अपने आप को अपने लिए, टू डिवोट वन सेल्फ टू वंस, मतलब अपने लिए यहाँ पे कंट्री के लिए, टू वन सेल्फ टू वंस कंट्री, दैट मीन्स टू डिवोट वन सेल्फ टू वर्ल्ड। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी कंट्री को डिवोट कर रहे हो तो इसका मतलब आप पूरे वर्ल्ड को डिवोट कर रहे हो। लेकिन जैसे कंट्रोवर्सीज होती हैं, जैसे हर किसी ने अपने अपने व्यूज़ रखे, तो इसके अपोजिट भी व्यूज़ रखे गए थे और ऐसा माना गया था कि जो लोग क्या थे, वेस्टर्न कल्चर से अट्रैक्टेड थे, कि जापान कंट्री शुड बी वेस्टर्न लिबरलाइजर, यानी हमें वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए और जापान को मिलिट्री बेस्ड ना होकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे, यानी मिलिट्री बेस्ड ना होकर डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए। कुछ लोग जो थे वो ये सब कह रहे थे। एक और पर्सन थे जिनका नाम था यूकी इमोरी। ये जो बातें हैं ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ये नेम है, इनकी जो कही हुई बातें ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी और समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट ही करने पड़ेंगे, लर्न भी करने पड़ेंगे और अंडरस्टूड भी करना पड़ेगा इस टॉपिक को। तो यूकी इमोरी जो है, इनका लाइफ स्पैन है 1857 टू 1892। उन्होंने, ये एक लीडर थे, बहुत ही पॉपुलर लीडर थे, और इस पर्सन ने क्या की थी, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डिमांड की थी या कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी। और उस टाइम पे ये जो लोग थे, यानी जो जापान था, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था किससे, फ्रेंच रेवोल्यूशंस डॉक्ट्राइन से। ये आप लोग जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन डॉक्ट्राइन जो है वो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। नेपोलियन से पहले जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, जो चेंजेस हुए थे, तो इन सारी चीज़ों से जो वो हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे थे। और उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की, यानी इस पर्सन ने पहली बार ये प्रपोजल रखा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए और हमें जो राइट्स हैं वो लोगों को राइट्स देने चाहिए। इन्होंने लिबरल एजुकेशन की भी बात की कि लिबरल एजुकेशन भी देनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें फ्रीडम को इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए, ना कि ऑर्डर को। यानी इन्होंने फ्रीडम की फेवर में बोला, ना कि ऑर्डर की फेवर में बोला। एवरी पर्सन शुड बी फ्रीली और इंडिपेंडेंट इन हिज ऑन कंट्री। तो उन्होंने इस बात पे जो था फोकस किया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी डिमांड की थी कि जो वीमेन हैं उन्हें भी वोटिंग राइट्स दिए जाएं। तो ये जो प्रेशर था उसकी वजह से क्या हुई थी, एक गवर्नमेंट बनी थी और जिसने क्या बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस कर दिया था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गई थी। तो ये टॉपिक इतना ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो जो जापान था वो मोनार्की सिस्टम पे चल रहा था, फिर जो सक्सेसिव जनरेशन आई थी उसने कहा था कि हमें वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहिए, और वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सिविलाइज हैं, तो हमें भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहिए, ना कि एशिया या एशिया के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हमें छोड़ देना चाहिए। इनके बाद की जो जनरेशन आई उसने वेस्टर्नाइजेशन पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसने कहा क्यों हम किसी का कल्चर अडॉप्ट करें, हमें अपनी ही कंट्री का, जो हमारा अपनी कंट्री का टैलेंट है उसे ही एडॉन करना चाहिए, सजाना चाहिए, उसे निखारना चाहिए, हमें अपनी नेशनलिज्म पे प्राउड फील करना चाहिए। तो ये जो थे
व्यूज़ जो थे वहाँ पर आ रहे थे लोगों के माइंड में, और फिर इन्हीं व्यूज़ के ऊपर कुछ पर्सन्स ने कहा था, एक फ़िलासफ़र हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि हर कंट्री का अपना खुद का टैलेंट होता है, हमें उसको निखारना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई पर्सन अपनी कंट्री को डिवोट कर रहा है तो इसका मतलब वो पूरे वर्ल्ड को डिवोट कर रहा है। तो एक पर्सन ने ये भी कहा कि वेस्टर्न लिबरलिज्म ठीक है, लेकिन हमारी जो कंट्री है वो मिलिट्री बेस्ड नहीं होनी चाहिए, बल्कि डेमोक्रेसी बेस्ड होनी चाहिए। और एक और पर्सन आए थे युकियो मोरी, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, हमें मतलब हर बंदे को इक्वल समझना चाहिए, उन्हें इक्वल राइट्स देने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए और वीमेन को वोटिंग राइट्स भी होना चाहिए। तो जब ये सारा कुछ होने शुरू हो गया तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस कर दिया गया। तो ये था वेस्टर्नाइजेशन और ट्रेडिशन, बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आज का, दैट इज़ डेली लाइफ, and this topic is on page number 241 in your NCERT book. तो जैसे हमें पता था कि जापान जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था, यानी उसमें चेंजेस आ रहे थे। तो जैसे जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तो जापान के लोगों की जो डेली लाइफ थी उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज होने लगा। कैसे चेंज होने लगा? पहले जो था वहाँ पे पैट्रियार्कल सिस्टम चल रहा था। इसमें क्या था, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, यानी सब लोग इकट्ठे रहा करते थे एक फैमिली के, और ये सभी के सभी लोग एक हेड के अंडर रहा करते थे। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकर था वो हेड था। और जैसे जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, न्यू आइडियाज़ लोगों ने अडॉप्ट करने शुरू कर दिए, और जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर फैमिली बिल्ड करने स्टार्ट कर दी। यानी अब जो लोग थे वो जॉइंट फैमिली में नहीं, न्यूक्लियर फैमिली में रहने लग गए थे। जो जॉइंट फैमिली थी वो आगे सेग्रीगेटेड होती जा रही थी, यानी डिवाइडेड होती जा रही थी, जिसमें हस्बैंड जो होता था वो ब्रेड विनर होता था। ब्रेड विनर मतलब ब्रेड अर्नर, जो घर के लिए मतलब जो पैसा कमाता था। और जो वाइफ होती थी वो एज क्या होती थी, होम मेकर होती थी, जो घर का ख्याल रखती थी, घर को बनाती थी। तो ये कमाने वाला हो गया और ये मेंटेन करने वाले हो गए। तो इस तरह से जो था वहाँ का फैमिली सिस्टम चेंज हो गया। पहले क्या था, सिर्फ हेड की चला करती थी। तो वहाँ पे जो घर थे, घरों को वहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज में होमो कहा जाता था। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। होमो जो है, होमो मीन्स जापानीज़ लैंग्वेज में उसे घर, होम कहा जाता था। तो और साथ ही साथ जो न्यू टाइप्स की डोमेस्टिक गुड्स थी उसकी जो डिमांड्स थी वो वहाँ पर होने लग गई थी। जैसे एनी गेसेस, न्यू टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स मींस जैसे राइस कुकर जो अमेरिका में बनाया जाता था, ये कुकर, इसकी जो थी वहाँ पर डिमांड होने लग गई थी। और अमेरिकन ग्रिल की वहाँ डिमांड होने लग गई थी। अमेरिकन टोस्टर की वहाँ पे डिमांड होने लग गई थी। यानी लोगों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना वहाँ पर शुरू कर दिया था। इनकी जो पिक्चर्स हैं वो आपकी बुक में दी हुई हैं, आप उसे देख लीजिएगा। तो क्या चेंज हुआ, एक तो जो डेली लाइफ थी वो ट्रांसफॉर्म हुई, पैट्रियार्कल सिस्टम से न्यूक्लियर फैमिली जो थी वो बिल्ड होने लग गई थी। और डोमेस्टिक गुड्स की जो डिमांड थी वो भी क्या हो गई थी वहाँ पर मतलब इंक्रीज़ हो गई थी। थोड़ी न्यू टाइप्स के डोमेस्टिक गुड्स जो थे वो वहाँ पर डिमांड किए जाने लगे। और जो 1920s के बाद जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी ना, उन्होंने ईजिली घर प्रोवाइड करवाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने चीप रेट पे घर प्रोवाइड करवाने शुरू कर दिए थे। तो वो जो घर प्रोवाइड करवाते थे, कैसे करवाते थे, डाउन पेमेंट के लिए उन्होंने 200 येन रख दिए कि आप एक बार ही डाउन पेमेंट कर दें 200 की, और फिर आप मंथली इंस्टॉलमेंट दे दिया करें 10 साल के लिए। तो 10 ईयर्स के लिए जो मंथली इंस्टॉलमेंट फिक्स की गई, दैट इज़ ओनली 12 येन। तो इस तरह से आप जो था बड़ी ईजिली वहाँ पे अपना घर बना सकते थे। डाउन पेमेंट मतलब जब आप एक स्टार्टिंग पेमेंट देते हैं उसे कहते हैं 200 येन, वहाँ पर फिक्स कर दिए गए। और फिर 10 सालों के लिए आपको मंथली इंस्टॉलमेंट भरनी है और एवरी मंथ आपको 12 येन देने हैं। और वहाँ पे जो मतलब एक बैंक एम्प्लॉई हुआ करता था
उसकी जो सैलरी हुआ करती थी पर मंथ 40 येन हुआ करती थी, यानी ईज़िली जो था वो वहाँ पर घर बना सकता था। तो ये जो सिस्टम था वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ ने इम्प्लीमेंट कर दिया था, सो दैट जो लोग थे वो ईज़िली अपने मतलब हाउस होल्ड स्ट्रक्चर या अकोमोडेशंस फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवा सकें। तो ये थी डेली लाइफ वहाँ के लोगों की। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, काफ़ी इजी लेक्चर था। After discussing this topic, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to do your work timely and don't forget to pray for everyone. See you in next video. Till then, take care. Thank you.